हेलो एंड फिर से मैं स्वागत करता हूं आपको अपनी यूट्यूब चैनल द कश्मीरी ट्यूटर के अंदर। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 5, जिसमें आपने हेडिंग पढ़ी होगी क्लोज पैकिंग। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ क्लोज पैकिंग। पहले हम डिफ़ाइन करेंगे, जैसे हम हर एक लेक्चर में करते हैं, कि क्लोज पैकिंग क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल देंगे द पैकिंग of the constituent particles in such a way so that they can occupy maximum available free space and keep minimum empty space। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो क्लोज पैकिंग होती है, ये हमारे पास पैकिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। ठीक है, जो कि हमारे पास पैकिंग के अंदर नॉर्मली काउंट किए जाते हैं सफ़ेयर्स। ठीक है, सफ़ेयर काउंट किया जाता है। ठीक है, तो इनकी हम पैकिंग ऐसे करेंगे कि वो जो है मैक्सिमम स्पेस को कैरी करे, ज़्यादा से ज़्यादातर स्पेस को वो कैरी कर सके, और उनमें जो वाइड रहेगा, जो एम्प्टी स्पेस रहेगा, वो बहुत ही कम रहनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की पैकिंग को हम बोलते हैं क्लोज पैकिंग। ठीक है, दिस क्लोज पैकिंग, यहाँ पे दिस क्लोज पैकिंग is of three types। ये जो हमारे पास क्लोज पैकिंग होती है, ये 3 तरह की पैकिंग होती है। ठीक है, तो आप बच्चों मेरे साथ ही नोट्स बना के जाओ। मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि मैं पूरी कवरेज दे सकूँ इधर बोर्ड के ऊपर। ठीक है, तो आप नोट्स बना के जाओ। ठीक है, नंबर फर्स्ट जो हमारे पास होगा, दैट इज़ 1D, जिसको हम 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। अब देखो बेटा, बहुत ही आसान है। देखो, अगर हम यहाँ पे पैकिंग करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के, ठीक है, या हम स्फेयर्स की पैकिंग करते हैं यहाँ पे, तो उसमें सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व होगा। हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, 3 कार्टेशियन, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, अगर हम पैकिंग यहाँ पे एक ही कोऑर्डिनेट के ऊपर करते हैं, ठीक है, तो उसको हम 1 डायमेंशनल बोलते हैं। देखो, व्हेन, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं, व्हेन only one coordinate is involved in the close packing, it is known as one dimensional close packing। इसको हम बोलते हैं 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ठीक है बेटा, तो इसको हम 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। जैसे देखो, हमारे पास, देखो, ये हमारे पास लेट्स सपोज ये एक्स कोऑर्डिनेट है। ये देखो, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, तो मैं यहाँ पे सफेयर्स इस तरह से पैक कर रहा हूँ। इस तरह से यहाँ पर पैकिंग होती है। ठीक है, क्लोजली पैक्ड।
देखो, या तो आप सफेरस को एक्स एक्सिस से यहाँ पे पैक कर रहे हो, या तो इस तरह से भी आप वाई एक्सिस से पैक कर रहे हो। इस तरह, या तो आप इस तरह से जेड एक्सिस से यहाँ पे सफेरस की पैकिंग कर रहे हो, इस तरह। दैट मीन्स आइदर ऑफ वन कोऑर्डिनेट इज इन्वॉल्व इन द पैकिंग। तीनों में से कोई भी एक कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व हो रहा है पैकिंग के अंदर, ठीक है। तो इस तरह की पैकिंग को हम बोलते हैं वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। या तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे होगा, ठीक है, एक ही, यहाँ तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर आप करोगे, ठीक है, या तो यहाँ पे जेड एक्सिस के ऊपर पैकिंग होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि अगर सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ओके, अब यहाँ पे देखो, कोई भी एटम अगर आप यहाँ पे देख लेते हो, कोई भी, अब देखो इसके नियरेस्ट नेबर, ठीक है, जो इसके साथ टचिंग में कितने यहाँ पे सफेरस और है। देखो, एक तो ये सफेर इसको टच कर रहा है, दूसरा ये सफेर इसको टच कर रहा है, ठीक है। तो जितने भी सफेर, जितने भी एटम्स इसको टच करेंगे वो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ठीक है। दैट मीन्स प्राइमरी एटम जो इसको टच करेंगे, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा, द कोऑर्डिनेशन नंबर, the coordination number, the coordination number is 2 in one dimensional close packing, ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना है, अगर हम यहाँ पे वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की बात करेंगे तो इसमें हर कोई भी एटम जो है वो दो अदर एटम से टच करेगा, ठीक है, ना ऊपर रहेगा ना नीचे रहेगा, ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक ही लाइन में एक ही रो यहाँ पे पैकिंग का बनेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 2 रहेगा, ठीक है। तो मैं बोर्ड से हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ चलो, तो ले लिया होगा, मैं रब कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा, हमारे पास जो सेकंड यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ 2D क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो 2D क्लोज पैकिंग ऑब्वियसली आपको पता चला होगा, जैसे कि मैंने पहले आपको पढ़ाया, जिसमें एक कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व यहाँ पे हो रहा था तो वो 1D था। अगर यहाँ पे ऐसी पैकिंग है जिसमें 2 कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है, तो 2 एक्सिस रादर यू में से इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है 2D क्लोज पैकिंग। ओके, सेकंड, ठीक है, 2D क्लोज पैकिंग, द पैकिंग which involves the two coordinate system, 2 coordinates, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि ये हमारे पास एक ऐसी पैकिंग होती है जिसमें 2 कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ, नून एज टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। इसको हम क्या बोलेंगे, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में देखो, अगर हमारे पास ये कोऑर्डिनेट हुआ, देखो इस उसमें अगर 1D में हमें सिर्फ लेंथ मिलता था, इसमें लेंथ भी मिलेगा आपको और यहाँ पे आपको हाइट भी मिलेगा। ये देखो, अगर यहाँ पे मैं इस तरह से, देखो बेटा, ये देखो, ये मैं यहाँ पे पैक कर रहा हूँ। अब देखो, एक लेयर, इसके ऊपर एक लेयर है, लेट्स सपोज इसके ऊपर भी एक लेयर है, इस तरह देखो।
अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे इस पैकिंग के अंदर बेटा कि यहाँ पे देखो एट सेम टाइम आपको यहाँ पे एल भी मिल रहा है, ये देखो ये एल भी मिल रहा है, यहाँ से आपको हाइट भी मिल रहा है, ठीक है, लेंथ भी मिल रहा है और हाइट भी मिल रहा है। दैट मीन्स दो कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक्स एक्सीज भी हो रहा है यहाँ पे और यहाँ पे वाई एक्सीज भी हो रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स इस तरह की पैकिंग को हम टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं, ठीक है। तो टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में होता क्या है कि यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व करेंगे आइदर ऑफ टू, ठीक है, या तो एक्स वाई से भी हो सकता है, एक्स यहाँ पे एक्स जेड से भी हो सकता है, ठीक है, जैसे आप लोग इसको करना चाहोगे, ठीक है। अब देखो दिस पैकिंग is for the of two types। देखो बेटा यहाँ पे ये जो हमारे पास टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है ये भी दो तरह के होते हैं। नंबर फर्स्ट इज यहाँ पे ए दैट इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और नंबर बी यहाँ पे होता है हमारे पास हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है बेटा। दैट मीन्स अब देखो अगर हम टू डायमेंशनल के अंदर पैकिंग कर रहे हैं तो ये पैकिंग हमें दो तरह की मिल सकती है, ठीक। एक को हम बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, क्या होती है आगे हम देख लेंगे, और दूसरी जिसको हम दूसरा जो हमारे पास यहाँ पे होगा वो है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये दो हमारे पास इसके दो टाइप्स रहेंगे। अब देखो बेटा स्क्वायर क्लोज पैकिंग होती क्या है, अब हम पहले स्क्वायर क्लोज पैकिंग को यहाँ पे पढ़ लेते हैं। देखो ये बेटा क्या होती है, अगर हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग की बात करते हैं, ठीक है, अगर हमारे पास एक रो है तो हम इसके ऊपर दूसरा रो रखेंगे, फिर तीसरा रो रखेंगे, ठीक है। अब अलाइनमेंट कैसा रहेगा रो के, ऑन द बेसिस ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द रोज we have two types of packing, that is square close packing and hexagonal close packing, ठीक है। देखो अगर एक रो, ठीक है, हम इस तरह से रखेंगे कि दूसरा रो जो है एग्जैक्टली इसके ऊपर ही लाई करेगा, दैट मीन्स द एटम और यू मे से द स्फीयर ऑफ फर्स्ट रो विल लाई एग्जैक्टली ऑन द सेकंड रो, ठीक है, जस्ट लाइक ऑफ द सेकंड रो। लेट मी सी यू फर्स्ट। देखो बेटा स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या है, पहले हम इसको यहाँ पे देख लेंगे। देखो ये देखो ये हमारे पास क्या है, ये देखो बेटा यहाँ पे इसमें होगा क्या, इस तरह से। देखो अब ये मेरा रो ए है, ठीक है, अभी मैं बताता हूँ, या पहला रो समझ लो। देखो एक ये सफ़ेर के ऊपर सफ़ेर, देखो इस तरह सफ़ेर के ऊपर सफ़ेर। अब ये देखो इस सफ़ेर के ऊपर दूसरा सफ़ेर, एग्जैक्टली दैट मीन्स ये फॉलो करेगा पैटर्न को यहाँ पे इस तरह। देखो बेटा ये देखो दैट मीन्स इसमें क्या है कि रो का जो पैटर्न है वो बिल्कुल क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये देखो बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो आप इसको गौर से देख लो, मैं क्या कर रहा हूँ, सफ़ेद के ऊपर सफ़ेद रख रहा हूँ मैं, ठीक है। ये देखो बेटा इसमें हमने क्या देखा क्लोज पैकिंग में, अगर ये ए है तो ये भी ए है और ये भी ए है, ठीक है। देखो कैसे है अभी मैं बता दूंगा। देखो सफ़ेद के ऊपर सफ़ेद के ऊपर सफ़ेद, दैट मीन्स फर्स्ट रो जो है ना वो लाइक वाइज है
सेकेंड रो से, ठीक है। दैट मीन्स सेकेंड रो इज लाइकवाइज टू द फर्स्ट रो, दैट इज इट, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे हम लिख सकेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग, द टाइप ऑफ पैकिंग, द टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग in which the second layer lies exactly on the first layer. That means the sphere of second layer, or you may say row layer, will lie over the first row, lie over the sphere of first row, the sphere of first row, exactly, sphere of first row, or you may say layer, exactly. दैट मीन्स एग्जैक्टली ये होना चाहिए। दैट मीन्स ये सफ़ेर इसके ऊपर, ये सफ़ेर उसके ऊपर, ये सफ़ेर उसके ऊपर, ये सफ़ेर उसके ऊपर, ठीक है। सफ़ेर के ऊपर सफ़ेर, दैट मीन्स आप ऐसे इसको समझ सकते हो, बॉल के ऊपर बॉल, बॉल के ऊपर बॉल, बॉल के ऊपर बॉल। ये देखो, बॉल के ऊपर बॉल, बॉल के ऊपर बॉल, बॉल के ऊपर बॉल, ठीक है। अब देखो शॉर्ट में आपने, दैट मीन्स रो फर्स्ट का अलाइनमेंट सेम होना चाहिए जैसे हमारे पास रो सेकंड रहेगा, उनका अलाइनमेंट लाइकवाइज होना चाहिए, वन ओवर दी अदर, ठीक है। इस तरह की पैकिंग को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो ये रब कर लो, हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं और भी। अब देखो बेटा, इसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे यहाँ पे इम्पोर्टेंट, जो आपको याद रखना होगा यहाँ पे स्क्वायर क्लोज पैकिंग के। अब देखो एक बात, अब देखो दूसरी बार बेटा, यहाँ पे अगर हम कोई भी सफ़ेर ले लेते, ये देखो पहले अरेंजमेंट लिखते, देखो ये हमारे पास ए, दैट मीन्स फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर और थर्ड लेयर ये एक दूसरे को रिजेंबल कर रही है। जैसे पहले लेयर है वैसे सेकंड भी है और वैसी जैसी थर्ड भी है, ठीक है। तो इस तरह की अरेंजमेंट को हम ए, क्योंकि अगर ये सब मिल रहे हैं तो ये ए, तो ये भी ए हुआ ना, क्योंकि ये इस जैसी है तो ये भी ए ही हुआ, क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं है, कोई डिफरेंस है नहीं। तो इस तरह से इनका अरेंजमेंट सेम है। सो तो यहाँ पे लिखेंगे देयर इज a type of arrangement in square close पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। देखो यहाँ पे ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट मिलेगा आपको, ठीक है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे हम देख लेंगे, हाँ, व्हेन the nearest atoms of, when the nearest atoms of the layers are joined together, they form the square, or you may say when the immediate nearest neighbors are joined together, there is a formation of square. That is why this close packing is called as a square close pack. Just have a look here.
देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे इस एटम की अगर बात कर रहा हूँ, अब ये एटम किसके साथ यहाँ पे एक एडिशनल यहाँ पे भी होगा। देखो एक तो 4 एटम और एडिशनल जो कि सेंटर में होगा। देखो इसके साथ भी टच करता है, कोई भी ले लो, इसके साथ भी टच करेगा, इसके साथ भी टच करेगा। देखो अब यहाँ पे इनके सेंटर्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे, ये देखो बेटा, ये देखो इनको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, ऐसे 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 और ऐसे, तो यहाँ पे एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। देखो स्क्वायर यहाँ पे इस तरह से फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस, हाँ स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, इस सफ़ेयर को कितने और सफ़ेयर यहाँ पे टच कर रहे हैं, 4 आइटम्स टच कर रहे हैं। द कोऑर्डिनेशन number is 4 in this close packing, ठीक है। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर आपको 4 मिलेगा, ठीक है। देखो हर एक एटम को यहाँ पे आप देख लोगे 4 अदर यहाँ पे एटम्स टच कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 यहाँ पे जो है कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर, ठीक है। एक रेगुलर स्क्वायर भी यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे जेड इफेक्ट, यहाँ पे देखो जेड इफेक्टिव। अब देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे हम इसको देख लेंगे, ये देखो ये पार्ट भी यहाँ पे इसके अंदर आ रहा है, ये पार्ट भी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने ऐसे सर्कल है, अगर आप देख लोगे 1/4, देर में प्रैक्टिकली ये चीज़ देखा गया। यहाँ पे मैं अच्छी तरह से यहाँ पे पूरा सर्कल नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है, पर प्रैक्टिकली कि 1/4 पार्ट जो है सफ़ेयर का वो यहाँ पे ऑक्यूपाई हो रहा है इसमें, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे कि 1/4, अब देखो इस सर्कल का भी 1/4 पार्ट अंदर आ रहा है, इसका भी 1/4 पार्ट, इसका भी 1/4 पार्ट और इसका भी 1/4 पार्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जेड इफेक्टिव क्या रहेगा, दैट मीन्स देखो कितने ऐसे सर्कल है जिसका 1/4 पार्ट इसके अंदर आ रहा है, दैट इज 4। देखो 1 2 3 4, दैट मीन्स 4 इंटू 1/4, इनका कंट्रीब्यूशन है 1/4 और प्लस यहाँ पे 1, एक देखो एक इसके अंदर अच्छी तरह से है, ठीक है पूरा, दैट मीन्स का कंट्रीब्यूशन 1 रहेगा, दैट मीन्स ओवरऑल यहाँ पे जेड इफेक्टिव क्या रहेगा 4/1, दैट इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स अगर आपको जेड इफेक्ट पूछा जाएगा इन केस ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इट इज़ 2। इसके बाद यहाँ पे देख लो पैकिंग फ्रैक्शन, कल भी बेटा मैंने दिखाया था आप लोगों को, जिन्होंने कल का लेक्चर मिस किया वो पहले उसको देख लेंगे, तभी यहाँ पे बात पल्ले पड़ेगी, ठीक है, अदरवाइज़ नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखो पैकिंग फ्रैक्शन, मैंने कल उस वीडियो में बेटा एक बात बोली थी कि कहीं पे हम वॉल्यूम को छोड़ देते हैं, जब हम पैकिंग फ्रैक्शन को निकालते हैं तो हम एरिया को काउंट करते हैं। बेटा यहाँ वो बात अभी आ रही है, इसमें सिर्फ एरिया, जब हम बात एरिया लेते हैं, ठीक है। जब हम 2D की बात करते हैं तो बेटा उसमें याद रखो सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व होते हैं, तो जिसकी वजह से हमें यहाँ पे एरिया लेना पड़ता है। हम यहाँ पे वॉल्यूम को बिल्कुल भी नहीं लेते हैं, ठीक है, सिर्फ एरिया लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हमें पैकिंग फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन के लिए हमारे पास क्या है, हाँ कल भी एरिया ऑफ द एटम्स किसके बराबर, अब पैकिंग फ्रैक्शन किसके बराबर होगा, यहाँ पे एरिया, वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द एटम, ठीक है, एरिया ऑफ द एटम्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द यूनिट सेल, एरिया ऑफ द यूनिट सेल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेटा, ठीक है, आप
इसको पहले लिख दो, उसके बाद हाँ अब मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, आप इसको नोट कर दो, ठीक है। या तो आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो, तब तक मैं हट जाता हूँ बोर्ड से, ठीक है। चलो हुआ, ओके। देखो बेटा, बहुत ही आसान है बेटा। यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे, ठीक है, तो हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन। अब किसके बराबर, देखो यहाँ पे सफ़ेयर हमारे पास एटम थे, है ना। तो अभी हमने क्या देखा, जो हमें अभी निकला था रैंक ऑफ द यूनिट सेल और द डिफेक्टिव, दैट इज़ 2 × पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और नीचे हमारे पास है एरिया, एरिया ऑफ द क्यूब, वो किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ द क्यूब, हाँ, दैट इज इक्वल टू ए क्यूब, ए क्यूब। अब देखो बेटा, यहाँ पे अगर हम, यहाँ पे एक बात मैं बताता हूँ पहले, रिलेशनशिप यहाँ पे अगर हम देख लेंगे, देखो बेटा फिर से ये बात मैं भूल ही गया, क्योंकि हमें एज लेंथ और रेडियस की रिलेशनशिप के बारे में भी पता होना चाहिए, तभी तो हम ए निकाल सकते। देखो देखो बेटा, अब मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ क्योंकि स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, आपको पता है। देखो अब देखो यहाँ पे ये 4 मैं मान लेता हूँ जिनको मैंने ज्वाइन किया है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ये देखो, अब देखो यहाँ पे देखो 2r, इसका भी r आ रहा है, इसका भी r इसके अंदर आ रहा है, ये देखो r। अब ये पूरा क्या है, a तो है ना, a एच लेंगे 2r, कल हमने देखा 2r होता है a के बराबर, ठीक है। तो ये 2r, इसका भी देखो r इसके अंदर, r बाहर चला जा रहा है, इसका भी ये r बाहर चला जा रहा है, r इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स a इज इक्वल टू 2r, a इज इक्वल टू 2r, दैट मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है। वी नो the relationship between the edge length and radius, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे, वो आ जाएगा किसके बराबर, 2 × पाई आर स्क्वायर, ए का क्यूब यहाँ पे, दैट मीन्स ए का क्यूब किसके बराबर आएगा, 2r क्यूब, क्योंकि ए किसके बराबर है, 2r, सॉरी ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ठीक है। दैट मीन्स 2r स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हम स्क्वायर का एरिया निकालते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2r स्क्वायर, अब देखो यहाँ पे बेटा अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 2r, r से r स्क्वायर गया, ठीक है। ये वाला स्क्वायर 2 2r 4, 2 1r एंड 2 2r, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा 3.14/2, ठीक है। तो ये पैकिंग फ्रैक्शन निकला, ठीक है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई यहाँ पे, डिवाइड यहाँ पे करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू 0.785, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमें क्या निकला, पैकिंग फ्रैक्शन। अब देखो अगर हमें पैकिंग इफ़िशेंसी बताना है, इज पैकिंग इफ़िशेंसी किसके बराबर होता है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू पैकिंग फ्रैक्शन into 100, that is equal to 0.785 into 100, that is equal to किसके बराबर आएगा बेटा, दैट इज 78.5, ठीक है। ये वैल्यू आपको बेटा याद रखने पड़ेंगे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अब देखो अगर आपको स्क्वायर क्लोज पैकिंग के
में पूछा जाता है पैकिंग फ्रैक्शन, इट इज़ 0.785, ये वैल्यू ठीक है। अगर आपको पूछा जा रहा है पैकिंग इफ़िशियंसी, इट इज़ 78.5। अब देखो अगर वाइड पूछा जा रहा है आपको, परसेंटेज ऑफ वाइड किसके बराबर होगा, 100 टोटल, दैट मीन्स 100 में से माइनस कर दो 78.5। हाँ हाँ, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, दैट मीन्स 100 में से 78.5 गए, दैट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 21.5, दैट मीन्स दिस इज़ परसेंटेज ऑफ द वाई। ठीक है बेटा, तो ये कुछ चीज़ें हैं बेटा जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट द स्क्वायर क्लोज पैकिंग। आप इसको नोट करो, इसके बाद हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पे जाते हैं। ओके, यहाँ पे देखो बेटा, इसके बाद हमारे पास जो पैकिंग रहेगी दैट इज़ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। मगर इस बात अभी हम 2D की कर रहे हैं बेटा, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ठीक है, हम सिर्फ 2D की बात यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो नंबर सेकंड यहाँ पे हमारे पास है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे द टाइप, या सीधे लिखो द क्लोज पैकिंग रेफर्स या हाँ सीधे लिखो, ठीक है, रेफर्स the layers of spheres in alternate layers lie one over the other। शॉर्ट में क्या है बेटा, कुछ भी नहीं है। देखो क्या है, देखो अगर हमारे पास ये देखो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की अगर हम बात करते हैं, ये देखो अगर हम बात हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की कर रहे हैं, ये देखो बेटा, देखो इससे पहले हमने क्या किया था कि हमने फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर वो हमारे लाइक वाइज उनका अलाइनमेंट था, पर यहाँ पे लाइक वाइज अलाइनमेंट नहीं है, सिर्फ अल्टरनेट का है। अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के एक, उसका अलाइनमेंट क्या होगा, वो लाइक वाइज होगा। ठीक है, अल्टरनेट, वही मैंने यहाँ पे लिखा था, क्लोज पैकिंग रेफर्स टू द लेयर्स ऑफ स्फीयर्स इन ए अल्टरनेट लेयर, जो अल्टरनेट लेयर में लाई वन ओवर द अदर। ठीक है, वो एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे, उनका जो अलाइनमेंट रहेगा वो बिल्कुल अलाइन रहेगा वन ओवर द अदर। ठीक है, पर सेकेंड लेयर क्या है, यहाँ पे लिखो इन दिस पैकिंग second layer is placed on the depressions created by the first row, दैट मीन्स यहाँ पे होता क्या है कि देखो जो हमारे पास सेकंड लेयर होगा उसका अलाइनमेंट हमें ऐसे करना है कि जहाँ पे पहली लेयर अपनी डिप्रेशन छोड़ रही है, ठीक है, हाँ, तो वहाँ पे उसका अलाइनमेंट रहेगा। देखो कैसे, देखो ये एक एटम ऐसे होगा, अब देखो ये डिप्रेशन है ना, इसमें आ जाएगा ऐसे, बेटा यहाँ पे देख लो इस तरह, इसका डिप्रेशन, ये देखो डिप्रेशन में आता है ऐसे,
ऐसे ऐसे, देखो डिप्रेशन में ऐसे। इसी तरह यहाँ पे भी देखो बेटा, नीचे वाला लेयर में बना, ऊपर जगह नहीं है, नीचे बनाता हूँ मैं। अब ये इस तरह डिप्रेशन में आ जाएगा। इसी तरह ये भी डिप्रेशन में डिप्रेशन में आ जाएगा। ये बिल्कुल डिप्रेशन में आ जाएगा। मैं ऐसे बना रहा हूँ कि ये पूरा डिप्रेशन में आएगा। देखो बेटा, ये भी ऐसे है, देखो देखो बेटा, बस हो गया अब हमारा काम। अब देखो यहाँ पे इस तरह की पैकिंग को हम क्या बोलते हैं? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। देखो बेटा, देखो अगर यहाँ पे लेयर ए है, अब दूसरी लेयर इसके साथ रिजेंबल नहीं कर रही है, ये ऐसे नहीं था, वहाँ पे बॉल के ऊपर बॉल था, पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बॉल है। इन दो बॉल के दरमियान जो डिप्रेशन यहाँ पे क्रिएट हुआ उसमें सेकंड बॉल है, ठीक है। दैट मीन्स ये लाइकवाइज दिए, तो ये लेयर बी, अब पहली और अल्टरनेट लेयर, ये फर्स्ट एंड थर्ड, इसको हम फर्स्ट कहते हैं, इसको थर्ड कह देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इनका अलाइनमेंट सेम होता है। क्या होता है? सेम अलाइनमेंट, लाइकवाइज होते हैं, लाइकवाइज, वही ऊपर मैंने बोला, ठीक है। ये और ये और ये और ये और ये और ये। देखो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा बेटा, आसान है, ठीक है। दैट मीन्स ये कुछ स्क्वायर क्लोज पैकिंग में होता है, ठीक है, एक बात, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, in this packing second layer is placed on the depression created by the first roof, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिख दो, when the immediate neighbors are joined together, they gives the formation of regular hexagon, ठीक है। तो यहाँ पे रेगुलर हेक्सागन बोलते हैं हम उसको। देखो क्या, कोई भी स्फीयर ले लो, ये वाला कोई भी ले लो, आप कोई भी ले सकते हो। देखो इसमें क्या होता है, ये भी इसके साथ टचिंग में है, ये भी इसके साथ टचिंग में है, ये भी इसके साथ टचिंग में है, और ये भी टचिंग में है, ठीक है, और ये भी है, ठीक है। देखो ये सारे इसको टच करते हैं, ठीक है। अब देखो जब मैं इनके सेंटर्स को ज्वाइन करता हूँ, हाँ ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, और ये भी कर रहा है। देखो बेटा, इसको इसके साथ ज्वाइन किया, इसको इसके साथ ज्वाइन किया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और इसको इसके साथ। तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि यहाँ पे एक रेगुलर हेक्सागन बन रहा है, ठीक है। तभी हम इसको क्या बोलते हैं? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। सेकंड, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या रहेगा? तो अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या देखो, 1 2 3 6 कर रहे टच, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ठीक है। द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। अब अरेंजमेंट कौन सा है? अब ए बी टाइप, ठीक है। देयर इज ए बी टाइप of arrangement in this type of close packing, in this type of close packing। इसमें क्या होगा, यहाँ पे ए बी टाइप, जैसे आप इसको बना के जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट मिलेगा वो ए बी टाइप मिलेगा, ठीक है। अगेन
आप इसको नोट कर सकते हो। मैं हट जाता हूँ। ओके, अब देखो जेड इफेक्टिव। ओ, मिटाना नहीं था, मैंने इसको मिटा दिया यार। इसको बनाना बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए, तो बहुत हैक्टिक होता है ये सब बनाना, पर बनाना पड़ता है। बेटा एक बात है, स्मार्ट बोर्ड से अगर आप बेहतर पढ़ना चाहते हो सॉलिड स्टेट को, वाइट बोर्ड प्रेफर किया। इसमें आपको एक अच्छी खासी इमेजिनेशन मिलती है, ठीक है। और ये यूनिट पूरा इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर से बनाना पड़ेगा, हद है हद है। अब देखो बेटा यहाँ पे, चलो अब जैसा भी बनेगा बनने दो, ठीक है। अब देखो जेड इफेक्टिव यहाँ पे अभी हमने देखा था, पर जैसा भी बनेगा वैसा थोड़ी ना चलेगा, बनाना पड़ेगा नया। देखो बेटा यहाँ पे, अब मैं ज़्यादा लंबा नहीं बना दूंगा, इतना तो है। ये इधर आएगा, इतना तो ठीक है। कोई एक आता होगा जिसमें 6। देखो इस आइटम को हम बात करते हैं, ठीक है। ये ऐसे टच है, ठीक है। 1 2 3 4, ये देखो, ये देखो, ठीक है। अब देखो जेड इफेक्टिव, ये जो पार्ट है ना बेटा, एक्सपेरिमेंटली अब वैसे यहाँ पे सफ़ेद नहीं बने, ये वाला पार्ट, ये 1/3 पार्ट होता है इसका, इसके अंदर चला जाता है, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव कितना बनेगा, देखो कितने सफ़ेद है जिनका 1/3 पार्ट इसके अंदर चला जाता है। दैट मीन्स वो 6 है। चेक कर लो, देखो 1 जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वही होता है बेटा। देखो 1 2, इसका भी 3 4 5 एंड 6, ठीक है। दैट मीन्स जेड इफेक्टिव कितने 6 है। जेड इफेक्टिव, ये कल भी मैंने जेड इफेक्टिव मैंने क्या बोला था, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। दैट इज 6, और एक का कंट्रीब्यू है 1/3, और एक तो पूरा जाता है, दैट मीन्स उसका तो 1 होगा जो पूरा है इसमें, ठीक है। ये देखो अब क्या बनेगा, दैट मीन्स 3 2 इज इक्वल टू 3। ओवरऑल इसको प्लस करके तो ओवरऑल जेड इफेक्टिव इसका 3 होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन, देखो बेटा पैकिंग फ्रैक्शन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे भी एरिया, क्योंकि 2D है, मैंने अभी भी बोला था, एरिया ऑफ द एटम्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द यूनिट सेल, ठीक है। हाँ, यूनिट सेल यहाँ पे रेगुलर हेक्सागन बनता है। अब देखो बेटा क्या है, चलो अगर मैं यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन निकालूंगा, पैकिंग फ्रैक्शन, ध्यान दो एरिया ऑफ एटम यहाँ पे सफ़ेयर है, ठीक है। तो रैंक क्या है, 3 है, क्या है 3 2, हाँ 3, दैट मीन्स 3, दैट इज पाई आर, सफ़ेयर का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब देखो बेटा यहाँ पे आपको रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है। कैसे निकालोगे आप इसका एरिया, देखो ये अगर मेरे पास रेगुलर हेक्सागन है, क्या बना रहा हूँ मैं यार, ये अब देखो यहाँ पे इसका सेंटर में ले लेता हूँ, ये देखो 1 2 3 4 5 इतने इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पे बन जाएंगे, है ना। 1 2 3 4 5 6, तो हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का यहाँ पे एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 6 से करते तो एरिया निकला। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया किसके बराबर है, √3/4a², ठीक है। अब देखो यही लगाते हैं हम यहाँ पे, एरिया ऑफ द यूनिट सेल, दैट इज √3/4a² इंटू 6 इंटू √3/4a²। अगेन यहाँ पे हमें क्या पता होना चाहिए, रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड द रेडियस। ये देखो अब देखो यहाँ पे, देखो अगेन यहाँ पे सेम है,
ये इधर से लेके इधर तक, इसका भी आर, इसका आर, तो 2r ए के बराबर, ये तो एज लेंथ हुआ ना इधर से लेके इधर तक। जिनको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो प्रीवियस वीडियो प्लीज़ उसको जाके देख लो एक बार। ए, इसका भी आर, इसका भी आर, तो ए इज इक्वल टू आर, तो यहाँ पे भी ए इज इक्वल टू 2r, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू आर। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे रिलेशनशिप आ रही है एज लेंथ एंड रेडियस की। अब देखो यहाँ पे, देखो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व करता हूँ। पी अपान एफ इज इक्वल टू, इस 4 को ऊपर लेके जाता हूँ, दैट इज इक्वल टू 12। इसको जब ऊपर करूँगा ना तो इस जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1, तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स 12 इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 इंटू √3 ए स्क्वायर। अब ए किसके बराबर है, 2r, दैट मीन्स यहाँ पे किसके बराबर आएगा ये देखो, 12 इन 6 1r 6 2r। इसको हटाता हूँ, यहाँ पे 2 लिखता हूँ, क्यों लिखना मैंने। अब देखो यहाँ पे इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे √3 दैट मीन्स ए स्क्वायर, दैट इज 2r स्क्वायर, ये वाला। अब यहाँ पे क्या होगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया 4, यहाँ पे बचा 4 से 2 1r 2r, तो यहाँ पे क्या बचा, पाई 3.14 अपान 2 √3। ठीक है, और ये देखो √3 किसके बराबर, 3.14। अब यहाँ पे 2 इंटू 1.73, पता हो इतना तो पता होना चाहिए रूट। ठीक है, 1.73। अब देखो इसके बाद देखो बेटा, ये हमारे पास यहाँ पे निकलेगा। ठीक है, ये 0.91। ठीक है, दैट मीन्स 0.91% यहाँ पे हमारा पैकिंग फ्रैक्शन निकलता है बेटा। ठीक है, अब देखो पैकिंग फ्रैक्शन हमारा 0.91। अगर आपको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में पूछा जाएगा कि जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो क्या, दैट इज 0.91, उसमें क्या निकला था 0.785। ठीक है, वो ये याद रखना है बेटा आपने वैल्यू। वहाँ से आपको डायरेक्ट पूछेंगे, आपके पास सॉल्व करने का कोई भी टाइम नहीं है। मैथ्स एडवांस में तो आपको डायरेक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए, तो तभी आप टाइम बचा सकते हो। ठीक है, आपका कंज्यूम जो टाइम है वो ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो याद रख लो, ये देखो 0.91। ठीक है, उसके बाद देखो पैकिंग इफिशिएंसी किसके बराबर आएगा, पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100। नाउ दैट इज 0.91 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 91%। दैट मीन्स यहाँ पे देखो दूसरा वैल्यू भी आपको पता चला यहाँ पे कि जो पैकिंग इफिशिएंसी होती है किस क्लोज पैकिंग के अंदर, स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर, वो 91% होता है। परसेंटेज ऑफ वाइड या एम्प्टी स्पेस वाइड किसके बराबर होगा, 100 माइनस 91, दैट इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो 9% यहाँ पे आपको वाइड रहेगा बेटा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको वैल्यू आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, ये इसमें पैकिंग इफ़िशेंसी भी आया, इसमें पैकिंग फ्रैक्शन भी आया, और इसमें आपका परसेंटेज ऑफ वाइड भी आया। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो। ओके बेटा, रब कर। इसके बाद बेटा छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद मैं बंद करूँगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबा होके जा रहा है, इतना वीडियो तो बड़ा मैं बनाऊँगा नहीं। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है थोड़ा। डेंसिटी, यू नो दैट इज डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो बेटा, मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट मीन्स डी, डेंसिटी किसके बराबर है, m/v, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखो यहाँ पे देखो, अगर हम बात करते हैं मैस को कैसे निकालते हैं बेटा, इसको हम थोड़ा मोल कंसेप्ट के साथ रिलेट करेंगे। यहाँ पे देखो मोल कंसेप्ट में, दैट मीन्स वहाँ पे वेट, मोल किसके बराबर होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास।
ठीक है। दैट मीन्स ये मैथ्स के इन टर्म्स में अगर आप यहाँ पे मोल निकाल रहे हो, ठीक है, तो अगर आप इन टर्म्स ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन्स तब आप मोल निकालना चाहोगे, वो होता है नंबर ऑफ एटम्स, दैट इज Z डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। इतना तो पता होगा। दैट मीन्स ये मोल है इन टर्म्स ऑफ मास, वेट इन टर्म्स ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयन्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें मास चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, ओ सॉरी, मास पर यूनिट एरिया, नो ठीक तो है, क्या कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे, अब देखो बेटा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे Z इफेक्टिव होता है। अब नंबर ऑफ एटम्स हम किससे रिलेट कर रहे हैं, यहाँ पे Z इफेक्टिव, ठीक है, इन केस ऑफ दिस सॉलिड स्टेट, ठीक है। यहाँ पे जो हम क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें, ठीक है, यहाँ पे हर एक में हमने क्या देखा, नंबर ऑफ एटम्स Z इफेक्टिव होता है, क्योंकि ये एटम्स के टर्म्स में हम यहाँ पे निकाल देते हैं। अब देखो यहाँ पे W किसके बराबर होगा, इसको उधर लेके चलेंगे, दैट मीन्स Z इफेक्टिव इंटू M डिवाइडेड बाई Na, ठीक है। तो यहाँ पे डेंसिटी किसके बराबर है, D। अब यहाँ पे हमें मास की वेट किसके बराबर निकला, दैट इज Z इफेक्टिव इंटू क्या निकला था, इंटू M एंड डिवाइडेड बाई Z इफेक्टिव डिवाइडेड बाई Na, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसके इन टर्म्स में यहाँ पे वॉल्यूम, अब वॉल्यूम यहाँ पे हम बात करेंगे क्यूब। देखो बेटा, यहाँ पे हम नॉर्मली आप जिस चीज़ का आपको निकालना होगा आप उसका वॉल्यूम यहाँ पे निकाल दो, ठीक है। पर यहाँ पे हम क्यूब की बात करते हैं तो हम यहाँ पे एक क्यूब लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ आपको अब यहाँ पे ग्राम पर सीसी, ठीक है, या ग्राम पर सीसी में भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे वॉल्यूम आपको मिलीलीटर में लेना पड़ेगा, मैस आपको ग्राम में, केजी में आप यहाँ बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करोगे, ठीक है। सो दिस, ये जो इक्वेशन यहाँ पे हमारे पास है, ये है यहाँ पे डेंसिटी की, ठीक है। तो विद दिस आई gonna conclude this topic here. So see you in the next topic, next lecture. Till then, bye bye.